गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छा है ना? चलिए ठीक है। आज आपका फर्स्ट पेपर का प्रथम चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश का मतलब ऐसा आवेश जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न हो। ऐसा आवेश जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक कांच की रॉड ले लीजिए। कांच की रॉड को दूसरी कांच की रॉड से रगड़ोगे। रगड़ने के बाद देखते हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, एक बार कांच का रॉड और दूसरा कोई भी पदार्थ, मान लीजिए आबनूस की छड़ ले लेते हैं, उसको जब कांच में रगड़ करके एक दूसरे के पास लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण बल होता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत आवेश है ये दो प्रकार से है। दो प्रकार से, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होते हैं, ऋण आवेश क्या होते हैं, इनके बारे में भी अभी हम बताएंगे। तो पहले इसके परिभाषा को पूरा लिख लीजिए। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी अंग्रेजी भी यहाँ लिखी गई है। अगर आपको आवश्यकता है या फिर समझ लीजिए कंपलसरी है कि इसकी अंग्रेजी अगर लिखेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे परीक्षा में। वैद्युत आवेश ऐसा आवेश जो, लिख लीजिए परिभाषा, जो दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं, या फिर ये दो प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। देखिए, जब दोनों धन धन आवेश होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, या फिर दोनों ऋण ऋण आवेश होंगे तब भी इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इनके बीच आकर्षण होता है। तो इसका एक नोट लिख लीजिए। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसका एग्जाम्पल अभी बताए हैं कि जैसे दो कांच की रॉड ले लीजिए, दोनों को रगड़िए तो प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगी। और अगर अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए जाएं, जैसे एक कांच हो एक आबनूस की छड़ हो, दोनों को रगड़ करके टच कराएंगे तो इनके बीच आकर्षण होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है
आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। Q इक्वल टू होता है या नहीं। अगला टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। तो आगे चलते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण। इसके बारे में देखिए, एक फार्मूला होता है आवेश के लिए, Q इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसमें जो एन दिया गया है ये हमेशा पूर्णांक होता है, ना कि इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये सदैव क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। यही आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, यानी भिन्न के रूप में नहीं कर सकते हैं। ये जब भी रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस प्रकार से, ना कि 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से ये नहीं हो सकता। यही सही है इसके लिए। क्वांटीकरण सिद्धांत यही है कि आवेशों को भिन्न के रूप में नहीं किया जा सकता, ये सदैव पूर्णांक होते हैं। अगर आवेश की मात्रा को निकालना है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, तो 1 रखेंगे +1, या 1 गुणे इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसका गुणा करेंगे तो आएगा, 1 के लिए होगा 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम इसका मात्रक इसलिए होता है क्योंकि वैज्ञानिक कूलाम ने इसके बारे में जानकारी दी है। अगला टॉपिक है, अच्छा इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। अगर n का जो वैल्यू है, मान लीजिए 5 दिया है, 10 दिया है, या फिर और कोई वैल्यू दिया है, तो उससे हम Q निकाल सकते हैं। अगर इसी प्रकार से Q दिया है और E दिया है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तब क्या करेंगे। इसके लिए हम इसी फार्मूले से दूसरे रूप में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए Q की वैल्यू, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। अच्छा चलिए, Q की वैल्यू दिया गया है 15 कूलाम, मान लीजिए। कूलाम को C से, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये तो 1.6 × 10⁻⁻19 या फिर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 15 कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए फार्मूला हमें पता है, चूंकि Q इक्वल टू एन ई होता है क्वांटम सिद्धांत से, या फिर आवेशों के क्वांटीकरण से एन ई होता है। अब यहाँ प्लस माइनस एन ई होता है, मान लीजिए प्लस में दिया गया है, तब क्या करेंगे। प्लस एन का मान है 15 और ई का मान है 1.6 × 10⁻19। दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ 15 हो जाएगा और एन तो वही रहेगा, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है।
अब क्या करेंगे, ये जो e की वैल्यू है इसको पक्षांतर कर दीजिए, यानी दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो n इक्वल टू आ जाएगा 15/1.6 इंटू 10 पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा, मान लीजिए 10 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, ये दशमलव को गायब करने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, ऊपर हो गया 150, 150/16 गुणे 10 की घात, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस ऊपर जाएगा, क्या होगा, प्लस 10 पावर +19। प्लस को नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, अगर माइनस होता तो लिखना जरूरी था। अब क्या करेंगे, 150 में 16 से भाग करिए। जो भी नोट्स हैं उनको आप लोग लिखते चलिएगा, जिससे आसानी रहे आगे पढ़ने में। इसके बाद देखिए 150 में 16 से भाग करेंगे, 16 9 कितना होगा, 144, 6 बच गया, दशमलव लगाएंगे 60 हो गया, 16 3 48, तो लगभग इतना आ गया 9.3। तो ये जो नंबर आया है ये नंबर ये गलत है, आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत का ये पालन नहीं करता है। ये अभी अभी नए वैज्ञानिकों ने खोज किया है अमेरिका के, ये इसमें आएगा, क्वार्क में आएगा। जब इसकी संख्या दशमलव में आएगी तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्वार्क बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क की वैल्यू होता है 1/3, 1/3e होता है प्लस माइनस, और डाउनवर्ड का होता है, डाउन क्वार्क का 2/3। तो ये उनमें भी नहीं है, इसलिए ये एक प्रकार से ये जो कल्पना की जा रही है ये गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पूर्णांक में आनी चाहिए, तो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत इसके लिए लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए दूसरी कोई वैल्यू होती जो इससे कट जाती पूरी, तो इसका जो मान आता पूर्णतः आता। अभी इसी मान को हम लाना चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दिया गया है पॉइंट कितना है, 10 पावर 19 है, तो इसकी वैल्यू तो आएगी, लेकिन यहाँ से जब इसको काटते हैं तो ये पूरी तरह से कटने वाली संख्या नहीं लग रही है। देख लीजिए अच्छा आगे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ गया 12, तो 0 हो गया 120, 16 7 112, 8 आ गया, शायद ये भी कंफर्म हो जाए, 80 हो गया, 16 × 5 80 होता है जी, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये बता रहे थे आवेशों के क्वांटीकरण को अगर ऐसा नहीं होता, पूरी तरह ये कटा नहीं होता, तो ये नियम इस पर लागू नहीं होता, यानी आवेशों का जो क्वांटीकरण है वो फेल हो जाता, तो ये क्वार्क में आ जाता। जो अभी अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक मत प्रस्तुत किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भिन्न के रूप में भी हो सकते हैं, जिसमें पहला है, पहला जो वैल्यू होता है इसका ±1/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा होता है ±2/3। इसके बाद देखिए, अब ये वैल्यू जो वहाँ पर आई है पॉइंट में, उसको रखेंगे तो कितना होगा, 9.375 इंटू 10 पावर 19, 10 पावर 19, तो 19 है, इसमें से 3 पावर की इसको आवश्यकता है, तो यहाँ 3 कर दीजिए, तो 3 इसमें से कम हो जाएगा, 3 इसमें जाएगा तो यहाँ 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16।
n इक्वल टू आ गया इसको जब दशमलव को गायब करेंगे तो आएगा 9375 गुणे 10 पावर 16 होगा या फिर 10 की घात 16। इतनी संख्या आएगी। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए यहाँ कोई मात्रक नहीं रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, 15 कूलाम के आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9375 गुणे 10 की घात 16 होगी। इसके बाद है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत अगला टॉपिक। ये देखिए अभी खोज हुई है कुछ दिनों पहले। इसे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया। इन्हें कहते हैं क्वार्क। इसे आप सर्च करके देख लेंगे, गूगल पर मिल जाएगा। अगला टॉपिक है आवेशों का संरक्षण सिद्धांत या फिर आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है उसके बारे में अब बताएंगे हम। आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें देखिए ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। इसी प्रकार से सेम उसी तरह से आवेश होता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है। जैसे अभी अभी बताए हैं कि कांच की दो छड़ ले लो, उनको रगड़ दो। रगड़ने के बाद उनमें देखते हैं तो हल्का सा प्रतिकर्षण महसूस होगा। अब बताइए उस पर चार्ज कहाँ से आया? उस पर जो चार्ज है उन्हीं दोनों के बीच का चार्ज है, यानी जो कांच की छड़ लिए थे उसी कांच की छड़ का आवेश एक का दूसरे पर गया है, दूसरे का उस पर गया है, तो अब समान आवेश हैं। समान आवेश है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार से जब आबनूस की छड़ लेते हैं या बिल्ली की खाल से रगड़ दीजिए कांच को, तब भी यही होगा कि जब खाल से रगड़ने के बाद हम दोनों कांच की छड़ों को एक पास लाएंगे तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। और इस आवेशों के संरक्षण में हमें पढ़ना है कि आवेश कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो देख लीजिए आवेशों का संरक्षण जो है, इसकी परिभाषा, आवेश ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसकी अंग्रेजी भी लिख लेना, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण। तो इसका नियम है, इस नियम के अनुसार अनुसार के बाद डबल इन्वर्टेड कामा। इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किए जाते हैं और
न ही नष्ट किए जा सकते हैं। आवेशों का केवल, यहाँ इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिएगा, इसके बाद आवेशों का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है या फिर परिवर्तन होता है। तो यह है आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। इसके बाद जो अगला टॉपिक है कूलाम का नियम, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वैद्युत आवेश और क्षेत्र का जो मुख्य टॉपिक है, जिस पर हमें पूरा फिजिक्स, जो फर्स्ट फिजिक्स है या फिर पहला जो पेपर है भौतिक विज्ञान का, वो पूरा आधारित है इसी पर। अगर ये पता है तभी आगे वाला टॉपिक आगे वाला चैप्टर हम अध्ययन कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल होगा। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक जो है उसका नाम है कूलाम का नियम। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। कूलाम का नियम, देखिए इसके पहले जब 11 में हम लोग पढ़े थे तो क्या था, एक चैप्टर आया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें दो वस्तुओं के बीच जो द्रव्यमान है, जो त्रिज्या है, उन सब की तुलना की गई, मुख्य रूप से द्रव्यमान की। और इसमें आवेशों की तुलना करना है और आवेशों से निकालेंगे हम एक बल का सूत्र। उसमें क्या निकाले थे, द्रव्यमानों से एक बल का सूत्र निकाले थे जो न्यूटन जी ने बताया था। यहाँ पर जो बताया जाएगा कूलाम के द्वारा, वैज्ञानिक कूलाम जी के द्वारा। और इसमें आवेशों और जो उसके बीच की दूरी है उन्हें और एक बल का निर्माण होगा, दोनों को मिला करके आवेशों को और उनके बीच की दूरी को मिलाने से एक बल का निर्माण होगा, जिसे वैद्युत बल का नाम दिया जाएगा। अब वैद्युत बल क्या है ये कूलाम जी बताएंगे और इस नियम के अनुसार चलिए आगे बताते हैं। देखो बच्चों, मेन टॉपिक इसमें देखिए दो आवेश हैं और सूक्ष्म आवेश हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए। एक का जो आवेश है Q1 है और दूसरे का आवेश है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r दूरी है। दूरी क्या है, स्मॉल r। अभी बताया गया कि अगर समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण होगा। अभी आवेश कैसे हैं कुछ नहीं पता है। मान लेते हैं कोई दो आवेश ले करके हम इसका जो फार्मूला है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव लेंगे तो, अगर दोनों निगेटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव में आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेंगे तो माइनस में आएगा, यानी निगेटिव आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान है F। चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसका मान लीजिए, दर्शा करके बता रहे हैं कि यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, यानी दोनों के बीच लगने वाला जो बल है F है। अब इस F का हमें मान निकालना है, किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। कूलाम जी क्या बताते हैं कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है इसका मान
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया है। इनके अनुसार अब हम चलते हैं। कूलाम के अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों का गुणनफल या फिर इस नियम के अनुसार वैद्युत बल जो भी है F, वैद्युत बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। वैद्युत आकर्षण बल या केवल बल लिखिए, वैद्युत बल का मान आवेशों के गुणनफल गुणनफल का मतलब यहाँ देखिए Q1 है, यहाँ Q2 है, तो इसे कोष्टक में Q1 इंटू Q2 कर दीजिए। Q1 Q2 के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r, इनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। स्मॉल r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए जो कूलाम का नियम है ये लिख दिया गया यहाँ पर, इसे इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा डबल। इसके बाद जो इसका मेन अर्थ होगा उसे अब लिखने जा रहे हैं, अर्थात क्या होगा? जो बल है, बल यानी F, वैद्युत बल, इसको यहाँ कोष्टक में इस कैपिटल F भी कर सकते हो। फिर से देख लीजिए इसको, इस नियम के अनुसार वैद्युत बल का मान यहां रहेगा, वैद्युत बल का मान या फिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 इंटू Q2 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वैद्युत बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया। अब दूसरा क्या है? इसी में एक का नियम है इनका। इसी में दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? वही बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यह प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो इसको नोट करते चलिएगा। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिलाएंगे
तो अलग कुछ दिखेगा। एफ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, और समीकरण 2 से। इससे क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए जब मिला दिए तब भी ये जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है इनका साथ नहीं छोड़ रहा है, इसका साथ ये प्रोपोर्शनल चिन्ह एफ और Q1 Q2 आर का साथ तभी छोड़ेगा जब इसको हटा करके कोई कांस्टेंट लाया जाएगा। तो इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कूलम्ब नियतांक बोलेंगे, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाएगा। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ के आ गया, के क्या है, के कूलम्ब नियतांक है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁻9 होती है। तो यहाँ के स्थान पे इतना लिखा भी जा सकता है जो इसकी वैल्यू होती है कूलम्ब के अनुसार, जो प्रैक्टिकली मान इसका निकाला गया है, जहाँ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ एक छोटा सा के होता है, परावैद्युतांक होता है, जो माध्यम का परावैद्युतांक, इसका कोई उपयोग नहीं है, कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जहाँ हम प्रैक्टिकल करेंगे या फिर जहाँ हम उपलब्ध होंगे वहाँ वायु होगी या निर्वात होगा, तो इन दोनों स्थितियों में इसकी वैल्यू 1 रखी जाती है। तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, केवल जो इनमें मुख्य चीज़ है एप्सिलॉन 0 है और ये Q1 Q2 आर स्क्वायर एफ है, इन सबको ज़्यादा ध्यान में लेकर के चलना है। इसको कहीं कहीं फार्मूले में कुछ लोग नहीं देते हैं, तो इससे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें के को छोड़ करके 1 लिख दिया जाता है ज़्यादातर लोगों के द्वारा, और इसकी जो मेन वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है के की वैल्यू। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, अब इसमें जितने प्रैक्टिकली मान हैं सब नियतांक के सब रखे जाएंगे तो इतना सिद्ध होगा, इसे हम बताएंगे अभी। पहले इसको देखिए, और एक चीज़, इसका जो मान है इसको अब यहाँ रखिए समीकरण में, या फिर समीकरण क्या इसी में रख दीजिए ऊपर, या समीकरण बना सकते हैं समीकरण 3 में के की वैल्यू को रखने पर रखेंगे तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसी फार्मूले को आगे भी बढ़ाएंगे तो इसकी जो मेन वैल्यू है इसको रख सकते हो 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना न्यूटन हो जाएगा। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे एन रख दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर हमें निकालना है इसकी 1 न्यूटन की परिभाषा, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इन सबको एकांक कर दीजिए। एकांक का मतलब Q1 Q2 को 1 कर दीजिए और R को भी 1 कर दीजिए, तो 1 न्यूटन की परिभाषा निकलेगी। जो मुख्य रूप है यहाँ पर, जो मेन चीज है जिसकी परिभाषा निकालना है वो है एकांक आवेश। एकांक आवेश को कैसे निकालेंगे, अब देखिए, एकांक आवेश, एकांक आवेश यानी यूनिक चार्ज। यूनिक चार्ज, यूनिक चार्ज क्या होता है, अगर F की वैल्यू 1 न्यूटन हो, नहीं 1 न्यूटन नहीं, इसी के बराबर हो 9 × 10⁻9 के, यानी
जो Q1, Q2 और R को एकांक करने पर F की वैल्यू निकलेगी, उसी के बराबर अगर हो, यानी F की वैल्यू हो 9 × 10 की घात 9 और Q1 और Q2 बराबर हों, Q1 बराबर Q2 बराबर, इसको Q मान लेते हैं, R की वैल्यू 1 मीटर मान लिए, R = 1 मीटर। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे या फिर रख देंगे, तो निकलेगा यहाँ 9 × 10 की घात 9 बराबर 9 × 10 की घात 9। Q1 Q2 की जगह Q × Q हो जाएगा, और R की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर वही रहता है, 1 ही स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच गया, कितना बचा, Q² हो जाएगा, Q × Q, तो Q² बराबर आ गया 1। अगर Q निकालेंगे तो ±1 आएगा। अब यहाँ से एकांक आवेश की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि 9 × 10 की घात 9 न्यूटन वाले परीक्षण आवेश, न्यूटन वाले बल के कारण 1 मीटर की दूरी पर जो आवेश होगा उसे एकांक आवेश कहेंगे। 9 × 10 की घात 9 न्यूटन के, देखिए यहाँ F की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 न्यूटन रखी गई है, इतना न्यूटन के बल पर 1 मीटर की दूरी से जितना आवेश कार्य करेगा उसे एकांक आवेश कहेंगे। इसमें और एक चीज और आया है, ε0 क्या है, ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता।